सभी को बसंत पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। माँ सरस्वती को प्रणाम करता हूँ। मेरे सभी कवि मित्रों ने बहुत बहुत अच्छा काव्य पाठ किया है, मैं उन सबको प्रणाम करता हूँ। एक बार आप तालियां बजाएं उन सबके लिए। अब मेरे साथ हालत ये हो गई है कि मुझे अधिकतर अध्यक्ष ही बनाया जाता है। पूरा बहुत दिनों बाद हम किसी ऐसे कार्यक्रम में जहां आप लोगों के बीच आकर के बैठे हैं, वरना कार्यक्रम भी नहीं हो रहे थे, साल भर हम लोगों को हो गया लगभग। दो पंक्तियां मैं इस कोरोना को समर्पित करता हूं। समर्पित क्या करता हूं? लानत भरी पंक्तियां। और किसी को लानत देने पर कहा जाता है कि एक शब्द आता है कसीदा पढ़ना। तो मैं कोरोना के नाम दो पंक्तियों का एक कसीदा पढ़ रहा हूँ, आप सभी का ध्यान चाहता हूँ। ए कोरोना क्या कसीदा पढ़ूं मैं तेरी शान में, ए कोरोना क्या कसीदा पढ़ूं मैं तेरी शान में, 10 महीने गुजार दिए निक्कर और बनियान में। पूरी की पूरी स्थिति ऐसी ही रही, लेकिन बड़े जो अब इस बीमारी से हमारा देश भी मुक्ति पा रहा है। और बिल्कुल सोचा भी नहीं था कि आप और हम लोग आपस में मिलकर के इस तरह से बैठ सकते हैं। क्या बहुत कुछ हुआ कोरोना काल में, बहुत लोगों की नौकरियां गई, बहुत लोग बेरोजगार हुए और इतना इतना कुछ सहा। मजदूर भाइयों ने पलायन किया। जब वो पलायन कर रहे थे तब मैंने एक कविता लिखी। कभी जो उसके सामने होता है, जो दिखता है वो लिखता है। एक छोटी सी कविता, एक छोटी सी कविता आप तक पहुंचा रहा हूँ। बिल्कुल मेरे किसी भी कवि मित्र ने नहीं सुनी है और आपके सामने तो खैर पहली बार है ही। मैं मजदूरों को समर्पित करता हूँ ये कविता। देखो देखो वह जा रहा है, उसे रोक लो, वह जा रहा है। देखो देखो वह जा रहा है, उसे रोक लो, वह जा रहा है। कोरोना का नहीं उसे कोई भय, मन में उसके नहीं कोई संशय। कदमों की देखो देखो उसकी लय, होकर चला चला वो निर्भय। पोटली में स्वाभिमान दबाकर, कंधे पर बच्चों को उठाकर, अंगोछे का मास्क बनाकर, देखो देखो वह जा रहा है। रोजी छूटी छूट गया काम, जेब में नहीं बचे छदाम। नहीं पता क्या महामारी है, उससे बड़ी उसकी लाचारी है। इस शहर में हमेशा फुटपाथ देखा, ढूंढने चला वह अपनी लक्ष्मण रेखा। उसको भरोसा था अपने हाथों पर, जो शहर ने तोड़ दिया। उसको भरोसा था अपने हाथों पर, जो शहर ने तोड़ दिया। अब उसे भरोसा है अपने पैरों पर, इसलिए पैदल ही जा रहा है। क्या बात है? वह जा रहा है, उसे रोक लो, वह जा रहा है। वह जा रहा है साइकिल रिक्शे से, वह जा हेलो 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 बस अब इससे छेड़खानी मत करना बेटा। मैं तो छू भी नहीं रहा इसको। एक तो क्या ये तो चलो आप थोड़ा थोड़ा मुक्त होने लगे, वरना हर कभी के बाद माइक को सैनिटाइज करना जरूरी है। एक बार तालियां बजाएं। देखो देखो वह जा रहा है, उसे रोक लो, वह जा रहा है। वह जा रहा है साइकिल रिक्शे से, वह जा रहा है माल ढोते ट्रकों से, वह जा रहा है मालगाड़ी से, वह जा रहा है टैंकर के भीतर बैठकर, वह जा रहा है कंटेनर से, फिर भी कोई नहीं ले जा रहा है, तो वह पैदल ही जा रहा है। वह जा रहा है, उसे रोक लो, वह जा रहा है। उसके सोशल डिस्टेंस का पैमाना बहुत बड़ा है, वह आपसे 2 गज की दूरी पर नहीं, मीलों मील दूर खड़ा। उसके सोशल डिस्टेंस का पैमाना बहुत बड़ा है,
वह आपसे 1 मीटर दूर, 2 गज दूर नहीं, आपसे मीलों मील दूर खड़ा है। बुनकर लाया था वह यहाँ अनगिनत सपने, पर यह शहर वाले कब हुए उसके अपने। आंखों में घर की प्यास लेकर, अपनों से मिलने की आस लेकर, सूनी डगर पे चलता जाता, नगर छोड़ चला नगर निर्माता। सूनी डगर पे चलता जाता, नगर छोड़ चला नगर निर्माता। वह चला जाएगा दुत्कार खाता हुआ, वह चला जाएगा यूं ही मार खाता हुआ, वह चला जाएगा कीट नाशक की बौछार पाता हुआ। देखो देखो वह जा रहा है, उसे रोक लो, वह जा रहा है। वह पहुंच गया है बॉर्डर पर, वह पहुंच गया है बरेली, वह पहुंच गया है चंदौली। वह चला जाएगा मधुबनी के किसी गांव में, वह चला जाएगा अपने पीपल की छांव में, वह चला जाएगा अपनों के बीच, ताकि उनके बीच जी भर के जी सके, या फिर कुछ काम ऐसा कर सके कि अगर जी भी नहीं पाया तो जी भर के मर सके। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी ये कविता सुनी। मैं कोशिश करता हूँ, एक भैया या तो इसको ठीक कर दे या इसको बिल्कुल ठीक हेलो, असली दिक्कत जो तार की है और तार बेकार हो चुका है। एक बात आगे बताए, एक हाथ में कविता सुनाई। पहले तो आपकी ऊर्जा को प्रणाम करता हूँ कि लगभग 3-3.5 घंटे इस कार्यक्रम को चलते हुए हो गए और आप अभी भी इतनी ऊर्जा में बैठे हुए हैं। आपके बीच आना, आपको कविताएं सुनाना हमारे लिए ऐसे है जैसे हम कहीं तीर्थ करने के लिए आए। हम आप लोगों की तालियों का आशीर्वाद लेकर के जहां भी जाते हैं उसके बाद दुनिया में हमें हर जगह सुना जाता है, क्योंकि आप लोग इतना प्यार, इतना आशीर्वाद, इतना वो हमें दे देते हैं, इतनी ऊर्जा हमें दे देते हैं कि हम कहीं भी पढ़ सके। ये तो बहुत अच्छा हुआ, इतने अच्छे हर रस के कवियों ने बहुत अच्छा पढ़ा है। आज कोई ऐसा कवि नहीं आया जो सीधे सीधे पाकिस्तान की छाती पे झंडा गाड़े। वरना 20 रस के कवि आते हैं, उनका सबसे पहला काम ये होता है आते ही मंच से पाकिस्तान को निपटाते। मेरे एक दोस्त ने एक दिन बहुत बढ़िया बात कही, और हमारी देशभक्ति भी ऐसी है जो पाकिस्तान के अलावा किसी और देश के खिलाफ जाती नहीं। मेरे तो एक दोस्त ने बहुत बढ़िया बात कही, बोला यार अगर ये पाकिस्तान नहीं होता तो हम लोग देशभक्त भी होते कि नहीं होते। हालांकि एक और दोस्त ने उससे भी बड़ी बात कही, बोले वाकई में अगर हम सच्चे देशभक्त होते तो आज ये पाकिस्तान नहीं होता। आपसे 20 का कोई कविता इतनी ऊंची छोड़ेगा भाई साहब, कविता में कोई बात नहीं होगी, लोग घबरा के ताली बजा रहे हैं। पिछले दिनों एक कवि को सुन रहा था, आते ही चिल्लाया, मैं पत्थर को पाषाण बना सकता हूँ। तो मैं सोचने लगाया थोड़ा पाषाण तो लेकिन जो लोग बोल रहा मैं पत्थर को पाषाण बना सकता हूँ, मैं मानव को इंसान बना सकता हूँ, मैं बर्बर को संसान बना सकता हूँ, मैं ईश्वर को भगवान बना सकता हूँ। लोगों ने ताली बजा दी इस बात, कविता में कोई बात नहीं। एक और कवि को सुनना था यार, इसको रहने ही दे, मेरे ख्याल से तो मैं वैसे ही पढ़ जाऊंगा। एक और कवि को सुनना था, कविता में कोई बात नहीं, आते ही चला खाली खाली डीजल टंकी तेल चाहिए। यार ये कौन सी 20 रस की पंक्ति है, जोर जोर से बोल रहा था, खाली खाली डीजल टंकी तेल चाहिए, आज मेरे देश को पटेल चाहिए। तो मैं बहुत देर तक सोचता रहा यार ये तेल का पटेल जी से क्या लेना था। फिर मुझे पता चला यार पटेल जी में चूंकि ताली आती है इसलिए तुक मिलाने के लिए तेल लेके हो जाता। अच्छा कोई तो इतनी ऊंची छोड़ेगा
अभी पिछले दिनों एक कवि को सुन रहा था, आते ही चिल्लाया, राख लगाकर जीप खींच लो। राख लगाकर जीप खींच लो पापी पाकिस्तान की। मैंने उससे जाके कहा, यार राख लगा के क्यों खींचो? बोले जीप है, स्लिप कर सकती है। किसी पर कोई कटाक्ष नहीं है। एक ऐसी कविता सुनाओ, जिन दिनों कारगिल में लड़ाई छिड़ी हुई थी। अच्छा, जब लड़ाई छिड़ती, युद्ध होता है तो जनता में जोश आ जाता है। मेरे मोहल्ले वालों को भी जोश आया, लड़ाई छिड़ी हुई है, जोश की बात है। अच्छा, अब वो आम जनता है, वो जोश कहाँ निकाले? सीमा पे लड़ने तो जाएगी। उन्होंने सोचा इस जोश को कैसे नहीं, बोले ऐसा करते हैं, अपने मोहल्ले में एक वीर रस का कवि सम्मेलन करवा लो। अच्छा, वो वीर रस के कवि ढूंढने चले, उन्हें कोई ढंग का कवि मिला नहीं। सारे व्यस्त थे बड़े बड़े प्रोग्रामों में, पता नहीं कहां से 50-60 कवि पकड़ के लाए। नहीं, सही बता रहा हूँ, सब जो भी सड़क पे मूंछों वाला आदमी दिखाई दे रहा उससे कह रहे थे, यार तू वीर रस का लग रहा है, आजा तू मंच पे बैठ जा। मैं उस कवि सम्मेलन को सुनकर आया, मेरी एक हास्य रस की कविता बन गई। एक बार तालियां बजाकर मंदिर। कारगिल युद्ध पर वीर रस का कवि सम्मेलन था। मंच के थे बहुत ही ठाट बाट, वीर रस के कवि बैठे थे लगभग 60। मैं खुश हुआ, 60 कवियों की पूरी प्लाटून। भाई क्या बात है, आज की रात तो पाकिस्तान के लिए कहर की रात है। जब एक ही कवि पाकिस्तान को मंच से निपटा देता, 60 उसका क्या हाल करेंगे। आज की रात तो पाकिस्तान के लिए कहर की रात है। फिर आशंकित हुआ, 60 कवि, वो भी एक ही रस के। भगवान बचाए, जो लड़ाई इनकी आज पाकिस्तान से होनी है, कहीं वो इनमें आपस में। अच्छा, 7-8 कवियों ने तो कर रखा था संचालक का घेराव। एक कवि बोला देते हुए मूंछों को ताव, पहले कविता पढ़ने मैं जाऊंगा, क्योंकि शुरू में यदि किसी और कवि ने पाकिस्तान निपटा दिया तो मैं क्या बाद में झुंझुना बजाऊं? पर कवियों ने श्रोताओं में ऐसा जोश भर दिया कि पहले कवि की कविताओं की बमबारी ने ही पाकिस्तान को अधमरा कर दिया। पूरा मंच बन गया था बंकर, सभी कोसने लगे पाकिस्तान को जमकर। पर एक कवि अभी भी पुराने जमाने के नशे में झूम रहा था, मिसाइलों के युग में पाकिस्तान के खिलाफ तलवार लिए हुए। कहाँ है पाकिस्तान से, ये तलवार से निपटाएंगे। अच्छा, एक ने तो बहुत ऊंची छोड़ी दोस्तों। उन दिनों परवेज मुशर्रफ पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष थे, उसने तो बड़ी ऊंची छोड़ दे, बोले मुशर्रफ, हम तेरे पेट में राणा सांगा की तलवार घोंप देंगे। मैं तो कम, मैंने कहा यार राणा सांगा की तलवार 400 साल पुरानी। बोले कुछ नहीं यार, उसकी धार से मरेगा तो मरेगा, नहीं तो साला सेप्टिक से तो आपको आनंद आएगा। अच्छा, अब एक कवि ने पाकिस्तान को बंदूक से, एक ने तोप से उड़ाया। एक कवि तो शायद अर्थशास्त्री था, उसने एक भी पैसा खर्चा नहीं किया, पूरा पाकिस्तान फूंक से उड़ा दिया। अब जो कवि आया उसने अपना हाथ एक कमर पर लगाया इस तरह से, एक हाथ एक दिशा में उंगली करके उठाया इस तरह से और जोर से चिल्लाया, सुन ले पाकिस्तान सुन ले, सुन ले पाकिस्तान सुन ले। और अगली पंक्ति पर आप सभी की तालियां चाहता हूं। मैं चकराया, अबे ये क्या क्लेश है, जिस दिशा में यार ये कभी उंगली उठा रहा है उस दिशा में तो बांग्लादेश।
इस कविता को गलत दिशा में नहीं सुनाना चाहिए था, ये वाला हाथ पीछे करके दूसरे वाला उठाना चाहिए। वो फिर चिल्लाया, सुन ले पाकिस्तान सुन ले। इस बार एक श्रोता ने खड़े होकर बहुत बढ़िया बात कही, आपकी तालियां उठनी चाहिए। वो फिर चिल्लाया, सुन ले पाकिस्तान सुन ले। एक श्रोता खड़ा होकर बोला, अबे क्या और किससे कह रहा है, पाकिस्तान तो जन्मजात बहरा है। कभी ने उस श्रोता की नहीं सुनी और इस बार बात के बदला फिर बोला सुन ले। इस्लामाबाद अगर मेरी आवाज सुन रहा हो तो सुन ले, इस्लामाबाद अगर मेरी आवाज सुन रहा हो तो सुन ले। पीछे से एक श्रोता बोला, भाई जब तुम्हारी आवाज यहीं तक ठीक ठीक नहीं आ रही तो इस्लामाबाद तक कैसे जाएगी? 20 वर्ष का आप जो कभी आया होगा करीब 15 किलो का। हंसने की बात नहीं, इतना तो तब बता रहा हूँ जब भयंकर सर्दियों का मौसम। 5-6 किलो तो कपड़े ही पहन रखे। मैंने तो बिना भाई से पूछा, मैंने कहा यार ये 20 वर्ष का कभी इतना पतला दुबला इतना कमजोर कैसे हो गया? तो बोला ऐसा इसलिए हो गया क्योंकि हर समय भाई साहब फूकता ही रहता है। इतना नुकसान ही अपनी कविता से पाकिस्तान का नहीं कर पा रहा जितना अपने शरीर का। अच्छा, इतना पतला दुबला कभी जब कविता पढ़ रहा था, आप लोग दृश्य का आनंद लेना, तो श्रोताओं में से बोला, भाई कौन खड़ा है? दिखाई नहीं पड़ रहा। भाई कौन खड़ा है? दिखाई नहीं पड़ रहा। मुझे तो लगता है माइक खुद ही कविता पढ़। उसके बगल वाला श्रोता बोला, लगता है तू भी गच्चा खा गया है, अबे कभी तो खड़ा हुआ है लेकिन माइक के डंडे की ओट में आ गया। ये दिखने में कैसा लगता है जरा पता लगाओ। उसके बगल वाला श्रोता बोला, किसी के घर पड़ी हो तो दूरबीन उठा लाओ। अच्छा, कुछ लोग बैठे होते हैं ऐसे भी। एक तो गया अपने घर दूरबीन लेके आ गया, उससे देखते हुए बोला, बाप रे ये कभी खड़ा है उसका एक्सरे। अचानक वो कभी बड़ी जोर से थरथराया। दोस्तों देखना मैंने आज से कहां से निकाला है। अचानक वो कभी बड़ी जोर से थरथराया। श्रोताओं में से एक बोला, लगता है मिर्गी का दौरा आया। एक श्रोता बोला, इसे जूता सुंघाओ। दूसरा बोला, गरम गरम दूध पिलवाओ। तीसरा बोला, तू किस टेंशन में है, गौर से इसकी जेब देख, इसका मोबाइल फोन वाइब्रेशन में। का आपको कभी है वो रामलीला वाले अंदाज में। जितना वो अपनी कविता में पाकिस्तान की तरफ बढ़ता जा रहा था, उसका माइंडसेट की तरफ आते ही चिल्लाया, अब की बार युद्ध हुआ तो हम झंडा फहराएंगे सीधे इस्लामाबाद पर। ये 20 वर्ष के कभी जेब में झंडे लेके घूमते वही मंच पे ही फहराते रहते हैं। अब की बार युद्ध हुआ तो हम झंडा फहराएंगे सीधे इस्लामाबाद पर। इस तरह से कई कवियों के हाथ हवा में जोर जोर से लहराए और उन्होंने क्रमशः लाहौर, कराची, सियालकोट, सरगोदा, हड़प्पा, गिलगित, मुल्तान तक में झंडे फहराए। और अगली पंक्ति पर आप सभी की तालियां चाहता हूं। और 1 घंटे में श्रोताओं में पैदा ऐसा जज्बा कर दिया कि मंच से ही 5 कवियों ने पाकिस्तान के 47 शहरों पर कब्जा किया। ऐसे कब्जा करने के लिए सारे प्रॉपर्टी डीलर बैठे हुए। अब अगले कवि की घबरा रही थी आप, क्योंकि 5 कवि अब तक कर चुके थे पाकिस्तान का खात्मा। और वो मेरा दोस्त निकला, मंच से उतर के मेरे पास आया, मुझसे बोला, यार अजनबी क्या करूं, कहां जाऊं? इन कवियों ने पाकिस्तान का एक भी शहर नहीं छोड़ा। मुझे बाकी शहरों के नाम याद नहीं। क्या करूं, कहां जाऊं? इन कवियों ने पाकिस्तान का एक भी शहर नहीं छोड़ा है। मैं झंडा कहां फहराऊं? झंडा कहां फहराऊं? फिर तू ऐसा कर जा, झंडा लेकर और आगे निकल जा और सीधे अफगानिस्तान पे चढ़ जा। बोला, नहीं यार, वहां तो आजकल अमेरिका बम फेंक रहा। मैंने कहा, फिर उसके आगे ईरान है, वहां तेहरान निकल जाए। तेरा क्या जा रहा वहां फहरा? वो बोला, तेहरान तो क्या, उसके आगे इराक है, वहां बगदाद।
उसके आगे सीरिया है, वहां दमिश्क। एक बार मेरे भौगोलिक ज्ञान पे तालियां बजा दी। उसके आगे सीरिया है, वहां दमिश्क तक में झंडा फहरा दूं, और यार शहर दमिश्क ऐसे नाम पे श्रोता ताली नहीं बजाते। ये है सबसे बड़ा रिस्क। मैंने कहा फिर तू ऐसा कर ले, या तो राइट टर्न लेके चीन की तरफ निकल ले, या फिर यू टर्न लेके वापस मंच पे आ जा। भाई यहीं से तो तू टेक ऑफ करे। कविता समाप्त हो गई, तालियां बजा दीजिए। पुणे में बसंतोत्सव की आप सभी को बधाई देता हूं।